Dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 12th subject history, and we are in theme 9th, that is the kings and chronicles, and this is our last but one subheading, that is the imperial officials or the officials and the recruitments. And our last subheading is beyond the frontiers. The imperial officials or the officials and the recruitments. Today we will discuss the Mughal officials, the way of recruitment, how the officials perform their duties, what was the mode of recruitment, and what was the role of officials in the administration. Officials under the Mughals are what was the mode of recruitment. The imperial officials are the Mughal nobility. One important pillar of the Mughal state was its corps of officers, also referred to by historians collectively as the nobility, which was recruited from diverse ethnic and religious groups. यानी सबसे अहम जो सुतून एडमिनिस्ट्रेशन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तस्वर किया जाता था, माना जाता था, दैट वाज द ऑफिसर्स, द ऑफिशल्स, और वी कैन से द नोबिलिटी, जिन पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी हुकूमत का कंट्रोल जिनके हाथों में था. दोज वर नोन एज द nobles or the Mughal officials, and they were correctly called the nobility, which was recruited from the diverse ethnic. Ethnic means the people who are identified with one another, especially on the basis of ancestral, national, cultural, historical, religious or other grounds. यानी जो लोग उनकी नस्ल के बुनियाद पे, उनके मज़हब की बुनियाद पे, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड की बुनियाद पे उनको रिक्रूट किया जाता था. दोज वेयर एंड दोज ग्रुप्स और एथनिक ग्रुप्स और द रिलीजियस ग्रुप्स. फॉर मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी, इंपीरियल सर्विसेज वाज वे ऑफ एक्वायरिंग पावर, वेल्थ एंड द हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन. यानी यही वो तरीका था जिससे रेपुटेशन, जिससे वो पावर और इक़्तिसादियात या उनको जो सब कुछ वो हासिल होता था, पावर के साथ साथ पैसा और पोजीशन जो उनको पॉसिबल थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द ऑफिसर्स और द ऑफिशल्स जो वो हासिल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ their ethnic services or ethnic grounds. यानी अगर हम ये कहेंगे, the most important pillar of the Mughal state was its officers, and the recruitment lay in the hands of Mughal emperor. यानी मुग़ल एम्परर ही वो शख्सियत थी, वाहिद पावर था जो ऑफिसर्स को रिक्रूट करता था, ट्रांसफ़र करता था, प्रमोशंस वगैरह उन्हीं के हाथों में थे. It was recruited from the officers were recruited from the diverse ethnic and religious groups, as those were described as the bouquet of flowers. यानी वो उन ऑफिसर्स को बुकी ऑफ फ्लावर्स और गुलदस्ता के रूप में माना जाता था. तो हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी, क्योंकि वो जो जितना नज़दीक था सरकार के हवाले से, जितना वो वफादार था सरकार का, बादशाह का, एम्परर का, हुकूमत का, इतना वो ज़्यादा तरक्की पाता था, वो ज़्यादा नज़दीक हुआ करता था और वो ज़्यादा मुराद हासिल कर सकता था बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी. अब हम देखते हैं कि वो सबसे पहले किस तरह वो फॉर मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी इंपीरियल सर्विसेज वाज द वे ऑफ एक्वायरिंग पावर, वेल्थ एंड द हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन. First of all, we will see
लोग किस तरह और जिस तरह बाबर ने कैसे उनको अपने साथ लाया था. Turani and Irani nobles were present from the earliest phase of the carving out of a political domain. अगर हम देखेंगे सबसे पहले बाबर ने अपने साथ दो किस्म के दो तबकों को अपने नोबिलिटी में रिक्रूट किया था, अपॉइंट किया था, एंड दोज वायर द तुरानी एंड द ईरानी नोबल्स. अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल Turanis and Iranis got position in the nobility. They were in a position to appointed as the nobles, as the mansabdars at different ranks. यानी बशत ऑफिसर बशत ऑफिशल्स सबसे पहले जो मुगल्स ने में उन्होंने जगह पाई वो तो पहले तुरानी थे और ईरानी थे जिन्हें बाबर ने अपने साथ लाया था. Those nobles were of the earliest phase. जो बाबर से लेकर हुमायूं तक उन्होंने कंटिन्यू किया. बाद में से उनमें से वापस कुछ चले गए. They migrated from India towards their own native lands. और कुछ उनमें से चंद एक जो उनके साथ रहे यहाँ बशत ऑफिसर्स बशत नोबल्स उन्होंने इन्जॉय किया पावर एंड अप टू द अकबर और उससे आगे भी वो लोग चलते रहे. लेकिन अर्लीस्ट फेज़ में दो ही जो तुरानी और ईरानी नोबल्स थे दो हैव a political domain. Two ruling groups of Indian origin entered in imperial services from 1560 onwards, the Rajputs and the Indian Muslims. इसके बाद जो जिनकी बारी आती है two ruling groups of Indian origin entered the imperial services from 1560 onwards during the period of Akbar. Those were the Rajputs from the Hindu origin and the Irani Muslim Indian Muslims. ये जो दो किस्म के अकबर के ज़माने में नोबल्स ने जगह पाई एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें से मुस्लिम जो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स एंड राजपूत्स जो उन्होंने नोबिलिटी में अपना जो अपनी एंट्री की अपनी शुरुआत की उनमें से राजपूत्स थे फ्रॉम हिंदू एंड इंडियन मुस्लिम्स. Iranians gained high officers under the Jahangir, whose politically influenced Queen Noor Jahan from 1645 was an Iranian. यानी फिर शाहजहाँ के ज़माने में जहांगीर के ज़माने में जो नूर जहाँ का जो रोल रहा है नूर जहाँ शी वाज फ्रॉम ईरानियन origin. तो उसने अपने ज़माने में स्पेशली व्हेन शी वाज हैविंग द पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन तो उसने ईरानी ऑफिशल्स को ईरानी nobles को इम्पोर्टेंस दे दी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे हैव they have the highest positions in the nobility during the rule of Jahangir, especially during the Noor Jahan's period. So also after Noor Jahan or after this Jahangir and Shah Jahan, then we have the Aurangzeb. The nobles participated in military campaigns with their armies and also served as the officers of the empire in the provinces. अगर हम नोबल्स की बात करेंगे वो तो ऑफिसर्स ही नहीं सेंट्रल लेवल पे बल्कि उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे कंपेनियंस में उन्होंने जंगी फतूहात में जंगी साजो सामान में उनकी क़यादत भी की और अपने खदमात वहाँ भी पेश किए एट प्रोविंशियल लेवल नॉट ओनली सेंट्रल लेवल बट आल्सो इन प्रोविंशियल level. Each military commander recruited, equipped and trained the main striking arms of the Mughal army, the cavalry. यानी nobles का जो रोल रहा the role of the nobles was not only at central level but their role was at provincial level, at sarkar level, at local level, and they have the different roles, they have different positions and different ranks at center, provincial, at sarkar or local level. फिर हम अगर हम औरंगज़ेब की बात करेंगे औरंगज़ेब के ज़माने में बिसाइड्स द मुस्लिम्स राजपूत्स एंड
these Marathas got important ranks or important positions in many posts during the reign, during the period of Aurangzeb. All the government officials held ranks in the Mughal period में all the government officers held ranks mansabs under the designation of Zat and Sawar. यानी तमाम ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स और नोबल्स को उन्हें जो ऑफिसर्स और रैंक्स जो थी उनके जो मनसब्स जो थे दे हैव द टू काइंड्स ऑफ ranks. For example, they have designated the rank as Zat. The rank Zat indicates the position of the Mansabdar, the status of the Mansabdar, the rank of the Mansabdar, or the imperial hierarchy and its salary. यानी उसकी सैलरी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस और रैंक क्या है. It depends upon the Zat of the Mansabdar or the official. Then we have the Sawar. Sawar indicates the number of horsemen under his service, number of horsemen under his command. यानी उसके कमांड में कितने घोड़सवार सिपाही थे और उसके मातहत कितने लोग थे. That depends upon the rank of Sawar. Then we have Mir Bakshi or the general paymaster general stood open into the court on the right side of the emperor and presented all the candidates for the appointment and promotion. प्रमोशन और अपॉइंटमेंट का तरीका ये था कि बादशाह के राइट साइड में मीर बख्शी जो पे मास्टर जनरल जो था, हिज ड्यूटी वाज टू स्टूड इन फ्रंट राइट साइड ऑफ द एम्परर एंड स्टूड ओपन इन द कोर्ट राइट साइड ऑफ द एम्परर एंड प्रेजेंट ऑल द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन. जिन लोगों को अपॉइंटमेंट करना होता था, जिन्हें प्रमोशन वगैरह देनी थी, उनका जो लिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर बादशाह के सामने कोर्ट में पेश किया जाता था बाय मीर बख्शी. टू अदर मिनिस्टर्स एट सेंट्रल लेवल were responsible for the appointment. Number one, there was Diwan or the finance minister and Sadr Sudur जो मिनिस्टर फॉर ग्रांट्स एंड मदद माश के लिए जो मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता था. दोज वायर द एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वजीर ख़जाना थे, और दूसरा वो मदद माश से जो मिनिस्टर ताल्लुक़ रखता था. हिज ड्यूटी वाज टू अपॉइंट द जजेस एंड द लोकल काजीज एट लोकल लेवल. ये लोग जी ये मिनिस्टर भी इम्पॉर्टेंट थे फॉर द ड्यूटी ऑफ रिक्रूटमेंट. यानी अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, यानी मीर बख्शी के अलावा दो और मंत्रियों का भी इसमें कंट्रोल और इसमें योगदान और कंट्रीब्यूशन रहा करता था. देन वी हैव द इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर. Second, we have information and empire. The keeping up of exact and detailed records was the major concern of Mughal administration. जिस तरह हम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, रिकॉर्ड्स के हवाले से मीर बख्शी supervised the corps of court writers Wakanevis who recorded all applications and documents present to the court and imperial orders or फरमानस. अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, रिकॉर्ड्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर के हवाले से, कीपिंग अप ऑफ द एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स देयर वाज द मेजर कंसर्न ऑफ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन. यानी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना था, डिटेल्ड रिकॉर्ड था, एग्जैक्ट रिकॉर्ड था, दिस वाज द मेजर कंसर्न ऑफ द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रोल वाज प्लेड बाय मीर बख्शी. Mir Bakshi was supervised the court writers, the Wakan Navises and all imperial orders or फरमानस. यानी कोर्ट में जिस किस्म से भी राइटिंग्स हुआ करती थी, वाका नवीस का जो काम था, इम्पीरियल ऑर्डर जो होते थे, फरमान जो होते थे, ये सब चीज़ें बाज़ाब्ता तौर पर कलम बंद होती थी. इतना ही नहीं, in addition to that, the agents or the वकील्स recorded the entire proceedings of the court, जिन्हें अखबारात दरबारी मौला के नाम से जाना जाता था, with date, time
everything, attendance and presence of the officials in the court. यानी कोर्ट में जितने भी लोग हाजिर थे, कौन सा टाइम था, कौन सा डेट था, क्या वक्त था, ये सब कुछ इनकी प्रेजेंस जो थी, किन किन मंत्रियों की प्रेजेंस थी, कितने लोग हाजिर थे, इन सबों का रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर मुरतब होता था. दैट वाज द ड्यूटी ऑफ the proceedings were under the Mir Bakshi, and in addition to there was the agents, the additional agents, those were the वकील. ये काम जो वकील लोग भी करते थे. That was the duty of these. The Akhbarat contained all kinds of information such as attendance and the court grants of officers, titles, diplomatic missions, presents received, or inquiries made by the emperor about the health of an officer. ये सब कुछ बाज़ाब्ता तौर पर मुरतब होता था, रिकॉर्ड किया जाता था, तहरीर होता था. एंड ये तो अखबारात दरबारी मौला के नाम से बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड हुआ करता था. The Akhbarat contained all kinds of information such as attendance. The Mughal chroniclers usually portrayed the emperors and other courts as controlling the entire administrative apparatus down to the village level. ये इतना ही नहीं बल्कि इससे जो जी लोकल लेवल से, सेंट्रल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक जो भी हालात वाक़ात हुआ करते थे, दोज वर रिकॉर्डेड बाय द record keepers. News reporters, imperial officials, documenters travel across the length and breadth of the region under the Mughal rule by the imperial post. Foot runners, काशिद्स was accordingly reported. जो लोग कहाँ से आए, कहाँ जाना है, लैंग्वेज ब्रेडथ के हवाले से वो सब कुछ लिखा जाता था, बल्कि इनको कलमबंद किया जाता था. Beyond the frontiers, the diplomatic relationship and the conflicts of Mughals with the neighboring political powers reflect some tension and political rivalry arising from the competing regional interests. The relation of Mughal kings and the neighboring countries of Iran and Turan hindered the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountains that separated Afghanistan from the region of Iran and Central Asia. यानी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ टेंशन भी हुआ करता था, that too was concern of the officials or the officials during the within not only the central or the local but beyond the frontier जो भी हालात थे वो that too were the concern of the Mughal administration. The relationship between the Mughals and the Ottomans were marked by the concern to ensure free movement of for merchants and pilgrims in the territories under the Ottoman control. यानी जो भी ये उस्मानस के साथ, जो उस्मान टर्कस के साथ जो उन्हीं रिलीजियस पिलग्रिमेज के हवाले से, मर्चेंट्स के हवाले से उनकी जो मूवमेंट्स थे, उन सभी चीज़ों को बारे में, उनकी फ्री मूवमेंट के हवाले से भी मुगल्स का कंसर्न रहा करता था. सो the central administration had the corresponding subordinate divans, bakshis, sadar, and other provincial administration. Governor or the subedar was head of the province, and subedar or the governor was directly reported in the proceedings of the province to the emperor directly. And under the province there were different sarkars. यानी प्रोविंस जो थे मुख्तलिफ सरकार में तकसीम था. provinces were subdivided into the sarkars, and each suba or the was divided into the sarkars under the फौजदार or commandant. यानी सरकार जो था, सरकार जो थी, सरकार मुख्तलिफ सरकार का सूबा तश्कील दिया जाता था, और सरकार जो हेड ऑफ द सरकार जो थे उस वक्त फौजदार और कमांडेंट थे. एंड दिस वाज द ड्यूटी ऑफ द सरकार और द फौजदार टू लुक आफ्टर द सरकार. एंड सरकार्स वर सब डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट परगनास एट लोकल लेवल. एंड परगना लेवल पे जो कानून गो थे, हिज ड्यूटी वाज टू
keep records of the administration, or to keep record keeper of the revenue. And next officer was at Pargana level, that was the Chaudhry, and his duty was to collect the revenue. And then we have the Qazi, and to solve the local problems or the religious issues regarding within the Pargana. And the to run administration of the Mughal administration under the Mughals at from local to central level, there was a large supporting staff of clerks, accountants, auditors, messengers, and other functionaries were technically qualified officials. Persian was the official language, and the local languages for village accounts were utilized by the Mughal officials time and again. Thank you.